नमस्कार दोस्तों इस प्रोग्राम में हम सैंक्शन्ड इंटरप्रिटेशंस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जब हम लोग इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स यानी कि IATF 16949 स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करते हैं, तो IATF 16949 ये 2016 में रिलीज हुआ और स्टैंडर्ड का जो बेस है वो है ISO 9001 2015, यानी कि 2015 में जो जनरल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है 9001 रिलीज हुआ और उसी के बेस पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है IATF 16949 ये उसके एक साल के बाद में 2016 में रिलीज हुआ है ना। तो IATF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स, ठीक है ना, इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स। तो ये जो संस्था है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए स्टैंडर्ड बनाती है। अब बात आती है कि क्या ये 2016 के बाद में रिवीजन इसमें हुआ है? तो दोस्तों, होता क्या है, स्टैंडर्ड को जब बना के पब्लिश किया जाता है तो इम्प्लीमेंटेशन करने के दौरान में काफ़ी बार क्या होता है, उसमें कुछ टर्म्स रहते हैं या कुछ क्लॉजेस जो रहते हैं, उन क्लॉजेस में अंडरस्टैंडिंग की कमी देखी जाती है, ठीक है ना। तो जब IATF को पहली बार रिलीज किया गया 2016 में, तो उसमें जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग क्लॉजेस में, सब क्लॉजेस में दी गई थी, उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हो रहे थे। इनफैक्ट कंपनियों को जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे, इम्प्लीमेंटर उनको ही नहीं, इसके अलावा जो कंसल्टेंट थे, है ना, जो ऑडिटर्स थे, उनमें भी कहीं कहीं पर एम्बिगुइटी सी हो रही थी कि भैया इसमें क्या करना है, इसमें एक्चुअली क्या मांग रहा है। तो इसके लिए IATF ने इंटरप्रिटेशन निकाला, है ना, उसी को ही सैंक्शन्ड इंटरप्रिटेशन कहा गया शुरुआत में। यानी कि मतलब क्या निकलता है इसका, हम क्लैरिफाई करते हैं। आपको डाउट हो रहा है, चिंता मत करो, हम डाउट को क्लैरिटी लाते हैं और सैंक्शन्ड इंटरप्रिटेशन बताते हैं कि क्या उसका इंटरप्रिटेशन बनेगा। तो शुरुआत में क्या हुआ, जो बहुत सारी रिक्वायरमेंट जो थी, मैं आगे में दिखाऊंगा आपको, वो क्लैरिटी ऑडिटर्स के लिए प्राइमरली दी गई थी। लेकिन बाद में होता क्या है, जैसे जैसे इंप्लीमेंटेशन होता रहता है तो मार्केट से फीडबैक मिलती रहती है। संस्था को जो स्टैंडर्ड बनाती है, कौन देगा फीडबैक? ऑर्गेनाइजेशन देगी। तो OEMs हो गए, सप्लायर्स बड़े बड़े हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, है ना, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, ऑडिटर्स हो गए, सर्टिफिकेशन बॉडी हो गई, सब लोग मिलके अपने अपने व्यू देते हैं। क्योंकि अब 2016 की बात है, 2016 से हम पहुंच गए 2024 में, तो बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हुई है, काफ़ी सारे चैलेंजेस इंडस्ट्री ने देखा है, जैसे कि कोरोना का टाइम आपने देखा होगा, क्लाइमेट के चैलेंजेस मार्केट में आई है, साइबर सिक्योरिटी का थ्रेट आया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारा जो अभी मतलब इस्तेमाल हो रहा है। तो ये सारे जो चीज़ें नई नई आती रहती हैं, क्या इसको स्टैंडर्ड में इंक्लूड करना चाहिए, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सजेशंस ऑर्गेनाइजेशन को, IATF को मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो क्या हर बार हर छोटे पॉइंट्स के लिए स्टैंडर्ड्स को बदल दिया जाए, उसका नया रिवीजन को पब्लिश किया जाए? तो इसी से बचने के लिए या इसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए IATF क्या करती है, अलग अलग टाइम में सैंक्शन्ड इंटरप्रिटेशंस लेके आती है। तो शुरुआत तो हो गई इंटरप्रिटेशन से, लेकिन बाद में इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स को ऐड किया। तो वो जो एलिमेंट्स इन्होंने ऐड किए हैं, एक तरीके से अब वो IATF के रिक्वायरमेंट बन गए हैं। यानी कि अगर आप उनको इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, उस पर कंप्लाई नहीं करेंगे, तो एक ऑडिटर, चाहे वो इंटरनल ऑडिटर हो, सेकंड पार्टी ऑडिटर हो, थर्ड पार्टी ऑडिटर हो, वो उसमें नॉन कंप्लायंसेस आपको दे सकता है, यानी कि NC दे सकता है, जो हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, ठीक है ना। आइए इसको जरा डिटेल में आगे में समझते हैं। तो क्या बोलता है IATF इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स, रूल्स फॉर अचीविंग एंड मेंटेनिंग IATF रिकॉग्निशन। तो आपका जो सर्टिफिकेशन है उसको मेंटेन करने के लिए और अचीव करने के लिए, पहले तो आपने अचीव किया, एक बार सर्टिफाई हो गए, फिर उसको सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या सिस्टम है ना, बताता है रूल्स। और ये जो है 5th एडिशन है, क्या क्या कंटेंट से इसको हम दिखाता हूं मैं आपको। आगे में क्या बोलता है, द फॉलोइंग सैंक्शन इंटरप्रिटेशंस वेयर डिटरमाइंड एंड अप्रूव्ड बाय IATF ने अप्रूव किया हुआ है, अनलेस अदरवाइज इंडिकेटेड सैंक्शन इंटरप्रिटेशंस आर एप्लीकेबल अपॉन पब्लिकेशन। मतलब जब तक मैं नहीं बोलूं, बोल तो रहा ही है, यानी कि
जब भी ये पब्लिश होता है ये एक तरीके से रिक्वायरमेंट बन जाती है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा कि भैया आईएटीएफ जो है कौन सा नया सैंक्शन इंटरप्रिटेशन निकाल रहा है और वो मेरे लिए किस तरीके से एप्लीकेबल है, ताकि हम उसको प्रैक्टिस करें, उसको इंप्लीमेंट करें, कंप्लाई करें। नहीं तो भैया दिक्कत हो जाएगी, नॉन कंप्लायंसेस हो जाएगा, ठीक है ना। रिवाइज टेक्स्ट इज शोन इन ब्लू। अब देखेंगे हम लोग कंटेंट को, तो कंटेंट में जहां पर भी ब्लू कलर से आइडेंटिफाई किया है, लिखा हुआ है, इसका मतलब वो रिवाइज कंटेंट है, यानी कि नया कंटेंट है। और आगे क्या बोलता है, अ सैंक्शन इंटरप्रिटेशन चेंजेस द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ रूल और अ रिक्वायरमेंट। तो जो भी रूल है आईएटीएफ का या कोई रिक्वायरमेंट दिया गया है, उसका क्या होता है, इंटरप्रिटेशन को बदलता है, विच इटसेल्फ देन बिकम्स द बेसिस फॉर ए नॉन कंफर्मिटी। तो जो नया इंटरप्रिटेशन देगा ये, जिससे कि रूल बदलता है या रिक्वायरमेंट बदलता है, वो एक बेसिस बन सकता है। अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो उसके हिसाब से नॉन कंप्लायंसेस बनेगा। और यहां पर देखिए सैंक्शन इंटरप्रिटेशन के नंबर्स दिए गए हैं। तो ये एसआई जो है, एसआई का मतलब होता है सैंक्शन इंटरप्रिटेशन, शॉर्ट में कहते हैं। तो सैंक्शन इंटरप्रिटेशन 1 जो है, तो यहां देख सकते हैं 1 जो है इशूड इन जून 2017। तो पहला सैंक्शन इंटरप्रिटेशन जो है 2016 में रिलीज हुआ था, उसके बाद में जून 2017 में ही पहला इंटरप्रिटेशन आ गया था, ठीक है ना। इफेक्टिव 1 जुलाई 2017, और इसमें उसका इफेक्टिव डेट भी देता है। इसका मतलब होता है जब भी ये सैंक्शन इंटरप्रिटेशन आया, वो सैंक्शन इंटरप्रिटेशन को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए आपको कितना समय मिल रहा है वो भी ये बताता है। यानी कि पहला जो सैंक्शन इंटरप्रिटेशन जब भी रिलीज हुआ, कब रिलीज हुआ, जून 2017 में, तो आपको इससे कंप्लाई करना है जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 तक कंप्लाई कर लेना है। उसके बाद में ये दिक्कत हो जाएगी। हालांकि शुरुआत के जो इंटरप्रिटेशंस थे मोस्टली ऑडिटर्स के लिए थे, हम आगे में अभी देखेंगे, ठीक है ना। उसका देखिए सैंक्शन इंटरप्रिटेशन 2 to 5 इशूड इन, टाइम वगैरह दिया हुआ है, फिर 6 to 7, फिर 8, फिर देखिए सैंक्शन इंटरप्रिटेशन 1 फिर से क्या किया है, तो 1 जो पहले इशू किया गया था उसमें लिख रहा है रिवाइज्ड एंड री इशूड, फिर उसमें रिवीजन किया। यानी कि इसने जो बोला था शुरुआत में कि इसका मतलब ये होता है, उससे फिर बदल गया, फिर उसमें रिवीजन किया। यानी कि इनकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप में बदलती रहती है। तो आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मतलब लोगों को या इंडस्ट्री को अनकंफर्टेबल कर सकता है कि पहले आप बोले थे ये करो, आप बोले कि नहीं नहीं इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब तो ये है, तो ये है, ठीक है ना। इसी के हिसाब से हमको चलना है। तो रिवाइज्ड एंड रीइशूड इन अक्टूबर 2019, इफेक्टिव 1 जनवरी 2020। यानी कि अक्टूबर 2019 में ये जो इसको रिवाइज और री इशू किया गया पहले वाले को, और जो कि ऑडिटर के लिए था, मैं दिखाता हूं क्या है। और इसको फिर क्या किया गया, बोला गया कि भैया देखो अक्टूबर में मैं रिलीज कर रहा हूं, लेकिन आपको 1 जनवरी 2020 तक इसको इफेक्टिव करना ही करना है, ठीक है। आगे अगर देखते हैं तो सैंक्शन इंटरप्रिटेशन बहुत सारे हैं, 9, 10, फिर 2 को दोबारा रिवाइज किया गया, ऐसे करके बहुत सारे। फिर 2 को देखिए यहां पर फिर से रिवाइज किया गया है, 11, 21, अब देखिए 11 को दोबारा यहां पर रिवाइज किया है। इस तरीके से देखिए बहुत सारे सैंक्शन इंटरप्रिटेशन निकाले गए हैं, और टोटल 32 सैंक्शन इंटरप्रिटेशन निकल चुके हैं, ठीक है। जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये आज 26 तारीख हो रही है, 26 जुलाई 2024, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए 32 सैंक्शन इंटरप्रिटेशन आ चुके हैं, और यहां पर लास्ट वाला जो है, जो ब्लू कलर में लिखा है सैंक्शन इंटरप्रिटेशन 9 और 10 जो है, इसको दोबारा रिवाइज किया है। यानी कि देखिए 9 और 10 को कितनी बार रिवाइज कर चुका है ये। 9 और 10 को देखिए यहां पर रिवाइज किया है, 9 और 10 को फिर यहां रिवाइज किया है, और इसके पहले भी देखिए 9 और 10 को रिवाइज इशू किया था। तो इशू करने के बाद में कितनी बार उसको रिवाइज करता रहता है, यानी कि जो ये रिक्वायरमेंट बता रहा है उसी से ये चेंज हो जाता है। तो आपको हर बार अपने आप को पढ़ के अपडेट रखना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है सैंक्शन इंटरप्रिटेशन, क्योंकि जो ऑडिटर आएगा थर्ड पार्टी ऑडिटर सर्टिफिकेशन बॉडी का हो गया, या अगर आपका कस्टमर ऑडिट कर रहा है, या आपके इंटरनल ऑडिटर अगर उनको ही पता है इसके बारे में, तो वो भी ऑडिट करके इसके अगेंस्ट में नॉन कंप्लायंसेस दे सकते हैं। अब आइए एग्जांपल के तौर पर कुछ रिक्वायरमेंट को देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप जो देख रहे हैं ये पहला सैंक्शन इंटरप्रिटेशन है। तो दोस्तों यहां पर देखिए ये जो पहला रिवाइज्ड सैंक्शन इंटरप्रिटेशन है, एप्लीकेशन प्रोसेस एंड क्राइटेरिया फॉर आईएटीएफ 16949 ऑडिटर्स। तो ये जो था बेसिकली ये ऑडिटर्स के लिए है। द सर्टिफिकेशन बॉडी शैल हैव ए प्रोसेस फॉर सिलेक्टिंग न्यू ऑडिटर्स, यानी कि ये कंपनियों के लिए नहीं है,
जो सर्टिफिकेशन बॉडी, जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन बॉडी होती है, उनके ऑडिटर्स के लिए रिक्वायरमेंट दिया गया है। तो देखिए जो रिक्वायरमेंट दिया गया है, फिर उसको चेंज किया है, यहां पर कटिंग वटिंग किया है और ब्लू कलर से कुछ रिक्वायरमेंट दिया गया है, ठीक है ना। तो सर्टिफिकेशन बॉडी को इसको पढ़ना है और इसके हिसाब से कंप्लाई करना है। ये पहला वाला हो गया। दूसरा जो रिवाइज है, देखिए स्पेशल ऑडिट 7.2 के बारे में बोल रहा है, इट मे बिकम नेसेसरी फॉर द सर्टिफिकेशन बॉडी। इनफैक्ट ये भी सर्टिफिकेशन बॉडी के लिए ही है, ठीक है ना, टू कंडक्ट स्पेशल ऑडिट ऑफ सर्टिफाइड क्लाइंट। तो इसमें भी ऑडिटिंग के बारे में, यानी कि जो सर्टिफिकेशन बॉडी है उनके ऑडिटर के लिए ही रिक्वायरमेंट दिया गया है टू वेरीफाई द इंप्लीमेंटेड करेक्टिव एक्शंस आर शोइंग इंप्रूवमेंट। करेक्टिव एक्शन का इंप्रूवमेंट का एविडेंस वगैरह देखना है। सर्टिफिकेशन बॉडी शैल इशू अ रिटन रिपोर्ट, उनको रिटर्न रिपोर्ट इशू करना है फॉर ईच स्पेशल ऑडिट वगैरह वगैरह। तो सर्टिफिकेशन बॉडी के लिए ये पॉइंट ज़्यादा अप्लीकेबल होता है, इसको हम स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये सेकंड पॉइंट हो गया रिवाइज्ड। अभी थर्ड पॉइंट देखते हैं रिवाइज। यहां पर ये इनिशियल क्वालिफिकेशन प्रोसेस के बारे में बात करता है। रूल नंबर 4.3.1, वंस ग्रांटेड एक्सेस टू द IATF ऑडिटर क्वालिफिकेशन प्रोसेस, ये भी IATF के ऑडिटर के बारे में ही बात करता है। तो देख सकते हैं कि जो इनिशियली जो पॉइंट्स आप निकल के आए थे वो ऑडिटर के बारे में ज्यादा था इंटरप्रिटेशंस, ठीक है ना। द न्यू ऑडिटर कैंडिडेट शैल डेमोन्स्ट्रेट टेक्निकल कॉम्पिटेंसी थ्रू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ IATF मैंडेटरी, और उसमें फिर कटिंग वटिंग किया हुआ है, यानी कि पहले जो बताया था उसको फिर चेंज किया, फिर काटा, फिर उसको उसका अलग इंटरप्रिटेशन निकाला है। इनिशियल क्वालिफिकेशन प्रोसेस, अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द इनिशियल क्वालिफिकेशन प्रोसेस फिर कटिंग वटिंग कर दिया है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि जो एप्लीकेबल पॉइंट्स है आपको पढ़ना है, ब्लू वाला जो कार्ड दिया है, पहले लिखा था फिर कार्ड दिया है ना, उसमें देखिए नंबरिंग भी किया है, यानी कि पहले जो बोला था कि ये होना चाहिए, फिर उसको काटा, फिर चेंज किया, फिर उसको चेंज किया 2 नंबर में और कुछ और उसका मतलब निकाला है। तो ये टाइम टू टाइम चीजें बदलता रहता है। और यहां पर देखिए रैशनल फॉर चेंज ये भी बता रहा है कि भैया मैंने क्यों बदला, उसके लिए लॉजिक भी दे रहा है, ठीक है ना। तो खैर ये पहला पॉइंट जो था, मतलब शुरुआत का जो पॉइंट है आप देख सकते हो, ये ऑडिटर्स के लिए ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, 1-2 एग्जाम्पल आपको मैं और दिखाता हूं, 1-2 एग्जाम्पल आपको और दिखाता हूं। यहां पर देखिए 26 नंबर पॉइंट में क्या बोलता है, ऑडिट डे डिटर्मिनेशन, यानी कि सर्टिफिकेशन बॉडी जो कंपनियों का ऑडिट करती है उसके लिए मैंडेज ऑडिट के लिए कैसे निकालती है। तो इसमें शुरू के देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो सारे के सारे सर्टिफिकेशन बॉडी के लिए अप्लाई करता है। तो उनके लिए क्या ऑडिटर क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मैंडेज कैसे निकालेंगे, एनसी क्लोजर कैसे करना है, साइट पर जाना है नहीं जाना है वगैरह वगैरह। तो मेजोरिटी पॉइंट जो स्टार्टिंग में दिए गए हैं सब ऑडिटर्स के लिए दिए गए हैं। तो यहां पर देखिए ये मैंडेज कैलकुलेशन करने के लिए सिस्टम बनाया हुआ है कि नंबर ऑफ इंप्लॉइज कितने हैं कंपनी के, लेस देन 500 है, 500 से 3000 के बीच में है, मोर देन 3000 है, उसके लिए वगैरह वगैरह कंडीशन दिए गए हैं। तो इन कंडीशंस पर वो क्या करते हैं, मैंडेज निकालते हैं ऑडिट करने के लिए। ये 14 नंबर पॉइंट देखिए, ये क्या बात करता है, सर्टिफिकेशन बॉडी की रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां पर भी सर्टिफिकेशन बॉडी की रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। तो इस तरह से दोस्तों देखेंगे अगर पॉइंट्स को 13 नंबर पॉइंट में देखेंगे तो नॉन कन्फर्मिटी मैनेजमेंट की बात करता है, क्लाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ए मेजर नॉन कन्फर्मिटी, ठीक है ना। तो क्लाइंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जहां पर ऑडिट किया जा रहा है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी अगर मेजर नॉन कन्फर्मिटी आती है तो इसमें बोलता है द सर्टिफिकेशन बॉडी शैल रिक्वायर द क्लाइंट टू सबमिट। तो सर्टिफिकेशन बॉडी बोलेगा क्लाइंट को, यानी कि आपकी कंपनी को बोलेगा विद इन ए मैक्सिमम ऑफ 20 कैलेंडर डेज, मतलब 20 वर्किंग डेज के अंदर में क्लोजिंग मीटिंग ऑफ द साइट ऑडिट एविडेंस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। मतलब क्लोजिंग करने के बारे में बात करेगा, उसके बाद में करेक्शन देखेगा, रूट कॉज देखेगा, मेथोडोलॉजी क्या इस्तेमाल किया है, एनालिसिस कैसे किया है, रिजल्ट क्या आया है। द सर्टिफिकेशन बॉडी शैल रिक्वायर द क्लाइंट टू सबमिट विद इन मैक्सिमम ऑफ 60 कैलेंडर डेज फ्रॉम द क्लोजिंग मीटिंग ऑफ द साइट ऑडिट। 60 दिन के अंदर में जो एक्शन इंप्लीमेंटेशन करने का एविडेंस वगैरह भी सबमिट करना है वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से देखेंगे तो नॉन कम्युनिटी क्लोजर करने के लिए कुछ क्लैरिफिकेशन दिया गया है। तो अगर मैं देखूं पॉइंट्स को दोस्तों तो मेजोरिटी पॉइंट जो इसमें हैं इंटरप्रिटेशंस में वो सर्टिफिकेशन बॉडी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए दिए गए हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, उनको ऑडिटिंग करने के लिए ज़्यादा क्लैरिटी मिले तो उनके लिए ये इंटरप्रिटेशंस को लाया गया था। तो यहाँ पर अगर आप देखें तीसरा वाला पॉइंट बोलता है इनिशियल क्वालिफिकेशन प्रोसेस, ये भी IATF के ऑडिटर के बारे में ही बात करता है। चौथा वाला पॉइंट देखिए रिक्वालिफिकेशन प्रोसेस, तो ये भी ऑडिटर के बारे में बात करता है, उनके रिक्वालिफिकेशन के बारे में। पांचवा पॉइंट जो है
सपोर्टिंग एक्टिविटी के बारे में बात करता है और ये भी सर्टिफिकेशन बॉडी के बारे में बात करता है। 6 पॉइंट जो है मेंटेनिंग ऑडिटर का सर्टिफिकेशन, तो ये भी सर्टिफिकेशन बॉडी के बारे में बात करता है। तो इस तरह से अगर हम पॉइंट देखें दोस्तों तो मेजॉरिटी पॉइंट जो है वो सर्टिफिकेशन बॉडी के बारे में ही बात करता है, ठीक है ना। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि अगर आपके लिए जो कुछ अप्लाई कर रहा है उसको आप समझें और अपने कंपनी में, अपने प्रोसेस में उसको इंक्लूड करें। तो दोस्तों अगर आप IATF के वेबसाइट में जाएंगे तो आपको सैंक्शन इंटरप्रिटेशन का कॉपी मिल जाएगा और ये डाउनलोडेबल होता है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम आप इसको चेक कर सकते हैं या आप वहाँ पर सब्सक्रिप्शन के लिए अपना ईमेल आईडी भी ड्रॉप कर सकते हैं ताकि जब वहाँ पर अपडेट हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सैंक्शन इंटरप्रिटेशन के बारे में क्लैरिटी मिला होगा, जो IATF की एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है। अगर आपको कुछ क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमको बताएं। और हाँ दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और अपने कैरियर को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, कैरियर को एक बूस्ट देना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। आप हमारे क्वालिटी ऑफ इंडिया के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं जिन्हें कि आप घर बैठे सीख के अपने कैरियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। कोर्सेज बहुत ही डिटेल में विद एक्सरसाइजेस, केस स्टडीज़ और एग्जाम्पल्स रहते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में और ग्लोबली एक्रेडिटेड है ना, और ग्लोबली वैलिड कोर्सेज हैं। अपने हिसाब से, अपने पेज से आप उसको पढ़ सकते हैं, वीडियो मॉड्यूल को देख सकते हैं और लाइव सेशन में जुड़ के अपने क्वेरीज, अपने कंसर्न्स को क्लियर कर सकते हैं। आपको गाइडेंस मिलता है, अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट में सपोर्ट आपको मिलता है और वो भी सब 1 साल के लिए फ्री मिलता है। हर तरीके से टेक्निकल सपोर्ट आपको की जाती है। एग्जाम भी आप घर बैठे ऑनलाइन दे सकते हैं अपने कन्वीनियंस से और सर्टिफिकेट भी आपको घर बैठे मिल जाएगा। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए दोस्तों आप हमें कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। तो हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।